हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैप। लास्ट क्लास में हमने एचपी टेट जुलाई 2022 में फिजिक्स में आए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, राइट। आज हम अपनी क्लास में दिसंबर 2022 में आए एचपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिजिक्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। So this video is very important for your exam. So I hope you all watch this video completely so that आपको फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और आगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी का आइडिया हो जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। चाहे आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। लेट्स बिगिन। हाँ जी, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा लेंस या फिर कौन सा मिरर हमारे ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और वर्चुअल इमेज को बनाता है। हमारे पास दो तरह के पर्टिकुलरली लेंस होते हैं, दोज आर द कन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस क्या करता है, इमेज को डाइवर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है एट वन पॉइंट। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास मिरर होते हैं कनकेव और दी कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो होता है वो अंदर वाली साइड होता है, दैट इज इनर साइड होता है, और कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड होता है आउटर साइड। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कौन सा मिरर और लेंस करता है। सी, कन्वेक्स लेंस तो आपका कन्वर्ज करता है, तो ये तो आपका ऑफ कोर्स सही नहीं हो सकता। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज शो करता है। ऑन द अदर हैंड सिमिलरली द कनकेव लेंस जो आपकी इमेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज कॉनकेव लेंस एंड द कन्वेक्स मिरर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, Which waves are used in the sonography? सोनोग्राफी में कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो और द अल्ट्रासोनिक वेव्स। कौन सी वेव्स यूज करी जाती हैं। देखिए सोनोग्राफी में ना, सोनोग्राफी के लिए हमें वो वेव्स चाहिए जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा हो। नॉर्मल ह्यूमन ईयर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज टू द 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो वेव्स है ना वो सोनोग्राफी में यूज करी जाती है। सबमरीन्स भी इन्हीं अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं अपने वर्क के लिए। जब हम समुद्र के अंदर किसी भी चीज की हमने नेविगेशन करनी हो, ठीक है, तब हम यही सोनार रेडिएशंस में जो यूज करते हैं हम ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज करते हैं। इनफैक्ट आपके कुछ एनिमल्स लाइक हम अगर बात करें बैट, राइट, बैट्स, डॉल्फिन्स एक्सेट्रा, ये भी जो है इनका भी जो रेंज होता है ना वो 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ही ज्यादा होता है सुनने का। तभी तो बैट्स रात के टाइम में शिकार कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ दीज वेव्स वो उनको सुनाई देती हैं, बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये वेव्स नहीं सुनाई देती हैं। ठीक है, तो हमारे सोनोग्राफी में वी यूज द अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट्स टिपिकल इन द रेंज ऑफ। मोबाइल टेलीफोन्स जो है वो किस रेंज में आपके ऑपरेट्स होते हैं, राइट। तो मोबाइल रेंज जो आपके होते हैं वो जो ऑपरेट्स होते हैं, सी देखिए हमारे मोबाइल रेंज मैसेज को ट्रांसमिट करना, रिसीव करना एक्सेट्रा जो भी वर्क करता है हमारे मोबाइल्स वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वी हैव द वेव्स। ठीक है, हमारे पास वेव्स होती हैं
लाइक द एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी पर जो वेव जो वर्क करती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रावायलेट वेव्स। जो हमारा विजिबल पैटर्न होता है, जब हमें सनलाइट के माध्यम से चीजें दिखती हैं, वो हमारी ये वाली विजिबल रेंज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम के बीच में। ठीक है, इसके अलावा दीज वेव्स आर द नॉन आयनाइजिंग एंड दीज आर द आयनाइजिंग वेव्स लाइक द एक्स-रेज, गामा रेज एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी ये सारी वेव्स होती हैं। हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी में ना जो सेल फोन्स है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो है हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज करते हैं। जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं हमारे सेल फोन्स वो यूज करते हैं, जो आपकी रेडियो वेव्स का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सी टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम को यूज करके वर्क करते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो मोबाइल टेलीफोन ऑपरेट्स जो होते हैं हमारे, इसकी जो रेंज रहेगी आपकी 800 to 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहेगी। अगर हम एक्चुअलिटी की बात करें कि एक्चुअल टिपिकली कितना रेंज यूज करते हैं, देन दैट इज द 840 to the 935 मेगाहर्ट्ज। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन इस प्रकार से 1 to 100, 100 to 200, 1000 to 2000। अब देखो, और 800 to 900 एग्जैक्ट नहीं लिखा ना कि कौन सी वेव्स है, मतलब 835 to the 935, तो इसलिए आप वो ऑप्शन को चूज करेंगे जो बहुत ही पास में दिया हुआ, एंड दैट इज द 800 to 900 मेगाहर्ट्ज, राइट। सो इस तरह से आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में से जो आपकी मोबाइल वेव्स हैं वो यूज की जाती है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, the energy equivalent to a substance of mass 1 gram is, एनर्जी इक्विवेलेंट, एनर्जी आपको निकालनी है उस सब्सटेंस की जिसका आपको मास दिया गया है 1 ग्राम। सी हियर वी यूज द आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। मास आपको गिवन है दैट इज द 1 ग्राम, और आपका पास जो C है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो आपकी 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड जो आपकी होती है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए सबसे पहले ऐसे यूनिट्स की अगर हम बात करें, जैसे C के ऐसे यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ग्राम्स में तो ऐसे यूनिट नहीं होते ना मास के, किस में होते हैं, केजी में होते हैं। तो आप सबसे पहले 1 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे इनटू दी केजी, दैट्स बिकम्स 10⁻³ which multiply into the C square, that is 3 into 10⁸8 का whole square। ठीक है, and what it becomes 10⁻³ multiply by 9 into 10⁻16, and you get 9 into 10⁻13 is your answer. So your correct answer is 9 into 10⁻13 joules. Energy equivalent to a substance of a mass 1 gram. 1 ग्राम को सबसे पहले आप कन्वर्ट करेंगे ऐसे यूनिट, दैट्स इन केजी में कन्वर्ट करेंगे, एंड व्हाट यू विल गेट द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में वैल्यूज को पुट करके यू गेट 9 into 10⁻13 joules आंसर। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए, बिकॉज एनर्जी के ऐसे यूनिट किसमें होते हैं, जाउल्स में होते हैं। हमने बात करी थी कि एनर्जी की यूनिट्स आप डिफरेंट यूनिट्स में भी दे सकते हैं, आप उन यूनिट्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सी इन दिस क्वेश्चन अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground। ठीक है, पोर्टर ने लगेज को उठाया है जिसका भार है 15 kg और उसको अपने हेड पे रखा है। ठीक है, जमीन से जब उसने अपने हेड पर उठाया तो उसकी हाइट दे रखी है दैट इज 1.5 मीटर, मतलब इतना दूरी पर सामान था जो उसने अपने सिर पर उठाया। ठीक है, आपको बताना है उसके द्वारा कौन सा वर्क डन किया गया है, वर्क डन बाय हिम, उसने कौन सा वर्क डन किया है लगेज को उठाने में। ठीक है,
एंड हियर इज योर ऑप्शन। अब आप इसका मेरे को आंसर देंगे, थोड़ा सा पहले टेक योर टाइम। हाँ जी, वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है कि आपने कितनी फोर्स से कोई चीज को पुश और पुल करा है और कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया गया है। दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू एस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आप इसको करेंगे, अब देखो उसने फोर्स, अब वर्क डन किसके इक्वल होता है? अब आपको ना फोर्स दिया है और ना ही आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो जाउल, यानी कि आपको एनर्जी के अकॉर्डिंगली निकालना है। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है? एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इधर आपको क्या दिया हुआ है? एक प्रकार से 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से ऊपर इस प्रकार से उठाया, तो मतलब आपको क्या दी हुई है? हाइट दी हुई है। और इधर आपको मास भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ जी, जी को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप क्या ले लेते हैं? 10 और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप वर्क को हियर क्या लेंगे? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी भी कौन सी आप लेंगे? दैट इज द mgh, है ना, दैट इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी जो हम लेते हैं। मास आपको दिया है 15 kg और आप g किस में लेंगे? 10 ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, और आपको हाइट दी हुई है 1.5। सो 15 into 15 you get the 225 joules. So answer is the 225 joules. देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी होती, विद द फोर्स दिया होता, तब आप W इज इक्वल टू एफ एस आराम से करके आंसर निकाल लेते, लेकिन आप ऑप्शंस भी तो देखो ना, ऑप्शंस आपको किस में दे रखे हैं? जाउल्स में दे रखे हैं। दैट मीन्स अब आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी वाला यूज करेंगे, विच इज इक्वल टू mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला। वो भी क्यों यूज करेंगे? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी किसके द्वारा की जाती है? हम जब देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने यही देखा ना कि जमीन पर पड़ा था, अब उसको अपने सर पर रख लिया है सामान को, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल लिया, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड बाय। वेव नेचर ऑफ लाइट को आप किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं कि वेव नेचर लाइट की किस प्रकार से होती है? देखिए, ये जो है हमें हाइगन्स ने बताया था, वेव नेचर ऑफ लाइट इज दैट इज वेरीफाइड बाय द इंटरफेरेंस के साथ साथ डिफ्रैक्शन एंड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट के साथ साथ भी आप वेव नेचर को पता कर सकते हैं। जो आपकी लाइट होती है ना, उसके पास वो दो तरह से बिहेव करती है। एक वो बिहेव करती है पार्टिकल लाइक नेचर की तरह, एक वो बिहेव करती है वेव नेचर की तरह। तभी जब एक हमारे थॉमस करके जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने 1801 के आसपास अपना एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को कर ये पता करा था कि वी गेट द बैंड्स ऑफ लाइट, एक ब्राइट लाइट और डार्क लाइट, ब्राइट डार्क, हमें ये बैंड्स प्राप्त हो रहे हैं जब हम एक लाइट को पास कर रहे हैं एक स्लिट के थ्रू। ऐसा हमें इसलिए पता चल रहा था क्योंकि अगर तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती तो वो तो सीधा ही जाती, ठीक है, और जहां पर बैरियर आता और वहीं पर रुक जाती, बट वो वेव की तरह वर्क कर रही थी। इसलिए जो हमारी लाइट बिहेव कर रही थी ना,
जहां पर तो वेव्स कंस्ट्रक्टिव हो रही थी, ठीक है, जहां पर आपकी वेव्स कंस्ट्रक्टिव हो रही थी वहां पर लाइट क्या हो रही थी, ब्राइट हो रही थी। जहां पर डिस्ट्रक्टिव काइंड की हो रही थी वहां पर हमें डार्क लाइट मिल रही थी। इस तरह से हमें पता चला कि पहले तो जो लाइट वेव्स होती हैं वो आपकी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों प्रकार से वर्क करती हैं। और वेव नेचर को वेरीफाई हम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, और साथ साथ में पोलराइजेशन ऑफ लाइट के थ्रू भी। इन सभी चीजों के थ्रू हम वेव नेचर लाइट की वेरीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। वैसे तो सिंपल सी बात है, ये तो हमें पता ही है। एमीटर को हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम करंट को मेजर कर सकें जो फॉलोइंग सिस्टम में से पास हो रहा है, ठीक है। कोई भी सिस्टम हो उसमें कितना करंट पास हो रहा है उसके लिए हम एमीटर को यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। जो हम लगाते हैं किसमें, सीरीज या पैरेलल में, हम किस में लगाते हैं उसे, सीरीज में लगाते हैं एमीटर को। और वही दूसरी तरफ वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं इन द पैरेलल, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको बताना है आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, या फिर आप ये लगा लीजिए कितना होना चाहिए। देखो एमीटर किसको देखता है कि कितना करंट पास हो रहा है पर्टिकुलर सिस्टम में से। तो फुल फ्लैज करंट पास होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि उस सिस्टम में से कितना करंट पास हो रहा है। तो दैट मींस रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। रेसिस्टेंस क्या होता है, जो एक ऑपोजिंग फोर्स लग रही है ना। तो रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियली मतलब बहुत कम, बहुत कम। इन्फिनिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, तो बहुत कम से मतलब क्या होगा 1 -1 और 0, दैट शुड बी द 0, ठीक है जी, बहुत कम, दैट इज द 0 होगा, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस एमीटर के अंदर खुद का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिकॉज उसने करंट को मेजर करना है कि कितना करंट पास हो रहा है पर्टिकुलर आपके सिस्टम में से, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आइडियली आपको सबसे कम रेसिस्टेंस होगा, तभी आप अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाओगे एक करंट के जितना करंट पास हो रहा है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन in the second orbit of hydrogen atom as per Bohr's model of atom। आपको यहां पर निकालना है, आपको पता है बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, आप केमिस्ट्री में इसे डेप्थ से भी पढ़ते हैं कि हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटॉमिक एटम क्या कह रहा है। उसमें बात करते हैं हम कि एक जो एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द ऑर्बिट एनर्जी लेवल और द शेल्स, ठीक है, दैट इज K, L, M। इस प्रकार से आपकी शेल्स होते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम की यहाँ बात करी गई है जिसमें आपका दैट इज द किसकी बात करी गई है, सेकंड ऑर्बिट की बात करी गई है कि सेकंड ऑर्बिट में कितना आपका लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन मतलब आपको क्या निकालना है, लीनियर मोमेंटम निकालनी है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एनर्जी लेवल की निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे एनर्जी लेवल की, दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज गिवन बाय योर एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करे इन पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इसलिए उससे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम के द्वारा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि n नंबर ऑफ शेल विच इज इक्वल टू NH/2π। अब आपको ऑर्बिट लेवल कौन सा दिया गया है, सेकंड ऑर्बिट दिया गया है, तो आप n की जगह L2 भर देंगे एंड 2H/2π, 2 कैंसल, बट यू विल गेट H/π। आपको क्या मिल गया, H/π। सो द आंसर इज H/π,
पाई। अकॉर्डिंग टू दी बोहर्स हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स में उसकी लीनियर मोमेंटम क्या है, दैट इज h/पाई। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 100 mH, that is the 100 M Henry coils carries a current of 1 ampere. 1 ampere का current carry करती है. You have to find the energy stored in its magnetic field. Just write that question कि आप energy कैसे निकालेंगे magnetic field में. हाँ जी, how you will find the energy in the magnetic field. Energy, देखिए आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है U विच इज इक्वल टू Li स्क्वायर, ठीक है, Li स्क्वायर होता है विच इज द हाफ ऑफ Li स्क्वायर, ये होता है आपका एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो आपके पास इंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि वायर का इंडक्टेंस कितना है 100 mH, ठीक है, और उसके बाद आपको करंट दे रखा है, करंट कितना आपको दे रखा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, मतलब यू हैव द वैल्यू ऑफ एल, यू हैव द वैल्यू ऑफ आई, बट यू हैव टू फाइंड ओनली द, आपको क्या निकालना है, यू निकालना है। सबसे पहले तो आप 100 mH को कन्वर्ट करेंगे एल एच में, दैट इज हेनरी, जो उसके ऐसे ही यूनिट्स रहेंगे उसमें आप कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ विच इज 100 upon what you get, L is equal to 10⁻⁻1। अब आप यही चीज को पुट कर देंगे, U is equal to हाफ, इंडक्टेंस कितनी आ गई 1/10 and 1, ठीक है, इतना ही आया आपके पास, राइट, 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर एम्पियर है तो सिंपल 1 रहेगा, बट यू गेट 1/20, आपके पास कितना आ गया 1/20, एंड व्हाट यू विल गेट 1/20 को जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 0.05 जूल्स इज द आंसर। तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द 0.05 जूल्स आ जाएंगे, ठीक है। हियर इज द सॉल्यूशन, सो करेक्ट ऑप्शन इज 0.05 जूल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, number of electrons in 1 coulomb of charge will be, see if you know the answer just stop the video and try to solve it yourself, आपको खुद से भी सॉल्व करके देखना चाहिए एंड देन सी द सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, आपको ये बताना है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके पास 1 पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है आपका चार्ज, ठीक है, और आपको क्या बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर चार्ज में। Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू मतलब चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। तो आपके पास 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज तो आपको दिया ही हुआ है, यहाँ पर तो सिंपल 1 आ जाएगा, विच नाउ Q ओवर इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। व्हाट यू विल डू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इज इक्वल टू n। आप जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड व्हाट यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6.25 इंटू 10⁻18, राइट। चलिए हाँ जी, यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर दे रखा है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप सॉल्व करेंगे एंड व्हाट यू विल गेट 6 इंटू 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली। अगर देखो एग्जाम में 6.2518 हो तो भी ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18 दी हो तो भी ठीक है, अगर अप्रोक्स वैल्यू 6 इंटू 10⁻18 दी हो तो भी ठीक है, बट ऑप्शंस को ध्यान से देखें, अगर एग्जैक्ट दी हो तो यही लिखेंगे, अगर एग्जैक्ट ना दी हो तो अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, चलिए हाँ जी, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन अ LCR सर्किट।
LCR सर्किट में पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होता है? दैट इज द रेजोनेंस की कंडीशन में। रेजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर जब मैक्सिमम होता है वो होता है रेजोनेंस की कंडीशन में, जब आपका XL इज इक्वल टू XC होता है। ठीक है, दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में, ठीक है, XL इज इक्वल टू XC होता है, दैट मीन्स आपका पावर फैक्टर क्या है? मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सर्किट है वो बिहेव किस प्रकार से कर रहा है? एक रेसिस्टिव सर्किट की प्रकार से कर रहा है। रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है? आपका मैक्सिमम काउंट होता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, गिवन लॉजिक गेट इज व्हाट काइंड ऑफ गेट? ये लॉजिक गेट जो है वो किस प्रकार का गेट है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके पास देखिए we have the different types of logic gates in the physics or the science। ठीक है, किस प्रकार के गेट होते हैं? जैसे और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट, एक्स एंड और गेट, राइट, बफर गेट एंड नॉट गेट। ये जितने भी प्रकार के गेट्स हैं इसमें कोई भी इमेज आपको एग्जाम में दे सकते हैं एंड यू हैव टू फाइंड कि व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक गेट इट इज शोइंग ऑन यू इन द पिक्चर। तो आपको किसी भी शेप के दे सकते हैं गेट में। आपको जो अभी एट प्रेजेंट शेप दी गई है दैट इज द शेप ऑफ द और गेट, और इसी प्रकार से आपके एंड गेट की भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। तो आपको क्या चाहिए कि अपने लॉजिक गेट्स जितने भी हैं उनकी जो किस प्रकार से आप सिंबल्स को शो करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट्स के सिंबल आप किस प्रकार से शो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स द कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो कंट्रोल रोड्स होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं? सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होते हैं जिसके अंदर आप ये कंट्रोल रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सके। तो जब आपके ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रोड्स को आप यूज करते हैं तब आप किस मटेरियल की वो न्यूक्लियर रोड्स को बनाते हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यूरेनियम काइंड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल से। ठीक है, तो उसमें जो आप यूज करते हैं न्यूक्लियर रोड्स को कंट्रोल करने के लिए वो आपके बोरॉन, कैडमियम एक्सेट्रा के बने होने चाहिए। सो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? कैडमियम। कैडमियम मटेरियल से आपके रोड्स जो हैं वो बने होने चाहिए। राइट, लेट रीड दिस। द न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं? आपके कोर होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के। ठीक है, जो आपको क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। जब आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द कोर ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और जो कंट्रोल रोड यूज की जाती है वो किससे यूज करी जाती है? ताकि रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन को हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, ताकि वो जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है उसको वो ऑब्जर्व कर ले। तो आपके जो ये न्यूक्लियर जो आपके रोड्स हैं ये आपके बने होने चाहिए बोरॉन, कैडमियम और इंडियम एक्सेट्रा के मटेरियल के साथ। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू द एसी करंट? सी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए आप किस डिवाइस को यूज करते हैं? रेक्टिफायर यूज होता है जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपने ऑल्टरनेटिंग करंट को आपने डायरेक्ट कन्वर्ट में करना है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है, तब आप यूज करते हैं रेक्टिफायर को। एम्पलीफायर को यूज करते हैं एम्पलीट्यूड चेंज करने में। राइट, जब आपको एम्पलीट्यूड चेंज करना होता है देन यू यूज द एम्पलीफायर। मॉड्यूलेटर फॉर द फ्रीक्वेंसी पर्पस। अब आपको ऑसिलेटर यूज किया जाता है जब आपको डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना होता है। सो योर बेस्ट आंसर इज द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर, सी, ऑसिलेटर के साथ साथ आप इन्वर्टर्स भी यूज करते हैं।
You use the inverters also to convert direct current into the alternating current. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. Which element is used to make the solar cell? Solar cells जिन्हें हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं. सोलर सेल्स को हम फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं. फोटोवोल्टिक सेल्स बनाने के लिए आपको किस प्रकार के एलिमेंट को यूज करना होता है? सोलर सेल्स मतलब जो सोलर रेडिएशंस यानी कि सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन सोलर सेल्स को आप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं. ऑल्दो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं हम उन्हें यूज करेंगे फॉर द मेकिंग ऑफ द सोलर सेल्स, जिन्हें हम फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं. बिकॉज हमारे सोलर रेडिएशंस जो है जो निकलती हैं हम उन्हें क्या करते हैं? हम उन्हें फोटॉन्स भी कहते हैं. दैट्स वाई वहीं से हमने नेम लिया है फोटोवोल्टिक सेल्स. क्लियर? चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाँ जी. Eddy currents do not cause damping, heating, loss of energy और sparking. Eddy currents इन चारों में से कौन सी चीज को कॉज नहीं करते? देखिए एडी करंट्स जो हमारे होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सरफेस के ऊपर रहते हैं, वो जंप ऑफ नहीं करते, जिसके कारण वो स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है. जबकि डैम्पिंग, हीटिंग, लॉस ऑफ एनर्जी ये तीनों चीजें की जाती हैं बाय द एडी करंट्स. Only the sparking is the thing जो एडी करंट्स कॉज नहीं करते. ठीक है. चलिए राइट अगला क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द स्केलर क्वांटिटी. आपको बताना है कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है. दैट मीन्स इन द फिजिकल क्वांटिटीज में आपके पास दो प्रकार की क्वांटिटीज होती हैं. एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपका बेस बनाती है अदर क्वांटिटीज का, और एक आपकी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी होती है. जैसे आपकी स्पीड हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, मास हो गया, ये सारी की सारी क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है. बेसिकली हमारे पास 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. इन्हीं क्वांटिटी में से आपकी डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी हो गया. राइट. अब देखें आपकी जो क्वांटिटीज होते हैं उनको मेजर के लिए कोई ना कोई तो आपको यूनिट्स चाहिए. तो आपके यूनिट्स जो होते हैं वो भी फंडामेंटल्स होते हैं और आपके क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं. फंडामेंटल यूनिट्स में आपके कौन से यूनिट्स आते हैं? जैसे आपका सेंटीमीटर हो गया जब आप लेंथ को मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं केजी में, और आपके डिराइव्ड यूनिट्स में आ गया जब आप जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. राइट. अब ये सारी चीजें क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स और द डिराइव्ड यूनिट्स. अब यही है जब आपने अपनी क्वांटिटीज को देखना हो कि वो किस डायरेक्शन में. कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में काउंट करते हैं. राइट. जिसका आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध लेते हैं आप उसका सिर्फ लीटर्स चेक करते हैं कितने लीटर है. आप कभी ये नहीं देखते हैं कि दूध की डायरेक्शन क्या है. दैट पर्टिकुलरली आप किसी क्वांटिटीज को किस में ले रहे हैं? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं. जब आपको उसी किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ कार इज मूविंग ऑन द रोड इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, तब आपकी वो क्वांटिटी क्या बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है. इस तरह से you have the two types of qualities in your quantities. एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है जी. स्केलर क्वांटिटी आपकी वो होती है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काउंट करना है. राइट. जैसे आपको मास का सिर्फ बताना है कितने मास का है, दैट इज 20 kg हो फॉर एग्जाम्पल. और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर इज द पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड भी होता है जिस क्वांटिटी का, प्लस आपका डायरेक्शन भी होता है. जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है वो क्वांटिटीज कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज. अब आपको ये बताना है कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी है सिर्फ, मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं है, आपको ये बताना है.
सी डिस्प्लेसमेंट में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, मतलब आपकी डायरेक्शन यहाँ पे भी यूज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब कितना वर्क आप कर सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। तो एनर्जी को आप कभी भी डायरेक्शन में काउंट नहीं कर सकते हैं। एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, अगर आपकी वेलोसिटी डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, डायरेक्शन में होगी। मोमेंटम, मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल टू mv, मतलब आपका जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कर रहा है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होती है, तो ये तीनों चीजें क्या बन गई आपकी, डायरेक्शन वाली बन गई। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। इट्स इज द आंसर इज द काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आप सिर्फ क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड देखेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The de Broglie wavelength of a neutron at 27 degrees Celsius is lambda. आपको de Broglie wavelength दी हुई है न्यूट्रॉन की 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, दैट इज द लैम्डा। आपको वेवलेंथ बतानी है at 927 डिग्री सेल्सियस। First of all, what you will do, you convert this degree Celsius into the Kelvin. आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। केल्विन में जब आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम द डिग्री सेल्सियस, यू जस्ट ऐड 273, राइट। तो टेम्परेचर 1 कितना बन गया आपका, दैट इज 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन, राइट। 300 केल्विन बन गया। उसके बाद टेम्परेचर एट सेकंड पॉइंट पर कितना बन गया, दैट इज 927 plus 273 which you will get the 1200 Kelvin, 1200 Kelvin। अब आपके पास जब ये टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, आपको वेवलेंथ एट 1 पॉइंट पर दी हुई है, दैट इज द लैम्डा। लैम्डा आपको दी हुई है, अगर लैम्डा की बजाय कोई भी और डिजिट होता तो आप वो पर्टिकुलरली पुट कर देते। यू नो डी ब्रोगली वेवलेंथ में जो मेजर लाइक दिस h अंडर द रूट 3m के टेम्परेचर 1 and similarly the wavelength at temperature 2, right। अब आपके टेम्परेचर में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ आपको न्यूट्रॉन का मास एक्सेट्रा सेम दे रखा है। तब आपका लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 डिवीजन करने से व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट t टेम्परेचर एट द सेकंड पॉइंट एंड टेम्परेचर एट द फर्स्ट पॉइंट। और जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, राइट, आप जब वैल्यूज को पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 300 बाय 1200, राइट, 300 बाय 1200 एंड व्हाट यू विल गेट, लैम्डा 1 तो आपको दिया हुआ है, दैट इज लैम्डा। इसकी बजाय अगर 2, 4, 3 कुछ भी दिया होता तो आप वो पुट कर लेते, राइट। यू जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड व्हाट यू विल गेट, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसकी टेम्परेचर 2 पर कितनी बनेगी, लैम्डा बाय 2 इज द आंसर, राइट। दैट इज आप जब इसे कैंसिल करेंगे 3 1 3 एंड दैट इज 12 को जब कैंसिल करेंगे यू गेट द 4, तो 1 बाय रूट 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड व्हाट यू विल गेट, दैट इज लैम्डा बाय 2। आपको क्या मिलगी, वेवलेंथ, लैम्डा बाय 2 आपको वेवलेंथ मिलगी। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ इस टेम्परेचर पर कितनी होगी, लैम्डा बाय 2 होगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Jet engine works on which principle? Which principle of conservation of what? किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर जेट इंजन वर्क करते हैं। सी जेट इंजन में जब आप इंजन में फ्यूल को कंबस्ट करते हैं, कंबस्टन ऑफ फ्यूल करते हैं, तब आपकी बहुत सारी गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं, जो चीज उस जेट इंजन को आगे की तरफ मूव करने में सहायक होती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन दैट इज एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ भी लग रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा ना कि जेट इंजन किस न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब जब आपने कंबस्टन करा फ्यूल को,
तब आपकी बहुत सारी गैसेस बाहर निकली। इनिशियल स्टेज पे जो मोमेंटम थी, एट द फाइनल स्टेज आपकी वही मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व होगी, राइट। तो मतलब पीआई कंजर्वेशन, मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आपकी मोमेंटम विच इज इक्वल टू द फाइनल स्टेज मोमेंटम। सो यहां पर जो जेट इंजन है वो वर्क किस पर कर रहे हैं, आपके मोमेंटम पर, कि जितना आपने अप्लाई करा, ठीक है, फ्यूल को कंबस्ट करा, उतनी ही मास और मतलब एनर्जी के साथ, वेलोसिटी के साथ वो तेजी से अपनी मूविंग स्टेट में आ जाएगा जेट इंजन, राइट। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होता है, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। क्लियर। तो यहां पर आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द मिरर यूज्ड बाय डेंटल डॉक्टर इज, कौन सा मिरर डेंटल डॉक्टर्स यूज करते हैं, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन और नन ऑफ दीज। सी, आपको मिरर मतलब डेंटल जो डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं वो ऐसा मिरर यूज कर रहे हैं जो उनके जो पेशेंट के टीथ वगैरह हैं उसको वो मैग्नीफाई करके देख सके। तो मैग्निफिकेशन के लिए आप कौन सा मिरर यूज करते हैं, यू यूज द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को आप यूज करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। क्लियर। अब देखो आपके कनकेव मिरर और भी जगह पर यूज होते हैं, जब आप शेव एक्सेट्रा करते हैं, व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ज्वेलरी शॉप्स पे, बहुत जगहों पर कनकेव मिरर यूज होते हैं, राइट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजेज ऑफ द कनकेव मिरर इन विच कंडीशंस, तो आपको वो सारे यूजेज भी पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। Which of the following substance has highest specific heat? Specific heat किस substance की होती है, water, iron, copper और mercury। highest specific heat, सबसे greatest specific heat किस particular element की होती है, that is of the water। water की सबसे highest specific heat होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी मेन इज, आपको 220 वोल्टेज दी हुई है, राइट। यू हैव टू फाइंड द पीक वैल्यू विच इज इक्वल टू VRMS अंडर द रूट 2। you have to multiply these two things and you get the 311 volt। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे you get the 311 voltage is the answer, ठीक है। चलिए, with the increasing pressure of speed of sound what will happen। see, अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालनी होती है तो उसके लिए प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता। दैट इज जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है वो प्रेशर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब चाहे आप प्रेशर को इंक्रीज करें, चाहे आप प्रेशर को डिक्रीज करें, व्हाट यू विल गेट दैट इज हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के यूनिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर मैग्निफिकेशन के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन के कोई भी यूनिट्स होते ही नहीं है। तो अब आप ये देखें, मीटर, सेकंड, किलोग्राम। मीटर इज द यूनिट ऑफ जब आपको लेंथ मेजर करनी होती है, ठीक है। और सेकंड आर द यूनिट ऑफ द टाइम। टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड्स में, आवर्स में या फिर आपके मिनट्स में। केजी इज द यूनिट ऑफ द मास। मास का ये ऐसे यूनिट है। एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन के कोई यूनिट होते ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज नन, बिकॉज एक्चुअली इट हैज नो यूनिट्स, राइट। चल हाँ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ए की जगह पे कोई भी आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती थी, ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी जब हो तब आपको क्या निकालना है, किस डिस्प्लेसमेंट पर वो आपका पार्टिकल होगा, मतलब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है।
सी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है? वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू द, आपको यहाँ पर हाफ पोटेंशियल एनर्जी बोला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। हियर मास तो सेम ही रहेगा एंड दिस इज ऑल्सो कट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड की आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो आपको ए ही ले रहे हैं आप, विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड हियर a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। जब आप स्क्वायर को हटाएंगे हियर इज द अंडर द रूट एंड व्हाट यू विल गेट दैट इज a रूट 2 इज इक्वल टू x इज द आंसर। ये आपका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, कि इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपकी हाफ पोटेंशियल एनर्जी और हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी पर्टिकुलर पार्टिकल की, राइट। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इज a बाय 2। चल हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन? कौन सी एक्टिविटी फ्रिक्शन पर बेस्ड नहीं है? सबसे पहली चीज, फ्रिक्शन जो है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज द ऑपोजिट फोर्स जो आपके किसी भी मोशन के ऊपर लगती है, ठीक है। जैसे करंट जब मूव कर रहा है तो एक ऑपोजिट फोर्स कौन सी लगती है? रेजिस्टेंस लगती है। जब आप मूव कर रहे हैं तो सरफेस के द्वारा प्रदान की जाती जो आपको फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। जब आप देख रहे हैं कि कोई बॉल आपने फेंकी तो वो मूविंग स्टेट पर है, आपने उसे रोका नहीं और ना ही किसी और ने उसे रोका, फिर भी वो बॉल मूव होते होते, जंप होते होते वो एकदम से रुक जाती है। ऐसे कैसे होता है? बिकॉज जिस सरफेस पर वो बॉल मूव कर रही है उस सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के द्वारा प्रदान ना की जाए देन व्हाट विल हैपन? ये बॉल मूव ही करती रहेगी अनलेस और अनटिल कोई इसे रोकता नहीं, और अगर कोई ना रोकेगा देन व्हाट विल हैपन? ये मूविंग स्टेट में ही रहेगी, क्योंकि यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ मोशन बोलता है, ठीक है, कि कोई भी बॉडी अपने उसी स्टेट ऑफ एक्शन में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड ना की जाए, राइट। तो इसमें यही चीज हम देख रहे हैं। तो फ्रिक्शन किस किस चीज में? जब आप लिख रहे हैं, अब मैं लिख रही हूं, अगर ये जो सरफेस है वो सूटेबल है, ठीक है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं, अगर मेरे को वुडन पे लिखना हो तो वुडन पे आप इतनी इजीली नहीं लिख सकते हैं, पेज पे आप इजीली लिख सकते हैं। मतलब सरफेस का इफेक्ट पड़ रहा है ना, मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरी चीज स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं तब तो डेफिनेटली फोर्स अंदर से आ रही है एक, जिसके कारण आप बोल पा रहे हैं, राइट, स्पीकिंग। उसके बाद वॉकिंग, वॉकिंग दैट इज द मोशन, कोई भी बॉडी मोशन में है, विच इज द एग्जांपल ऑफ बॉल। आप भी चल रहे हैं, आप खुद देखें कि कैसे फ्लोर पर आप इजीली चल सकते हैं, कैसे फ्लोर पर आपको चलना मुश्किल लगता है, और किस फ्लोर पर आप फिसल जाते हैं ये आपको ही पता चलेगा ना, राइट। मतलब कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का इफेक्ट है। बस एक एक्टिविटी है दैट इज द हियरिंग। हियरिंग वो एक्टिविटी है जिसमें फ्रिक्शन का कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ सुनना है, कोई बॉडी सिर्फ सुन रही है, इसमें आपकी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो हियरिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट बेस्ड और बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन, हियरिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन फ्रिक्शन। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप काउंट करते हैं, आपको उस पर्टिकुलर बॉडी की ना एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए कि वो डायमीटर के एक्सिस रोटेट कर रही है या फिर अपने ही परपेंडिकुलर एक्सिस पर रोटेट कर रही है। उसके अकॉर्डिंगली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज m into the r, राइट, जो उसके मास और आपके डिस्टेंस पर निर्भर करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाता है।
तो अब यहाँ पर आपको सर्कुलर डिस्क दे रखी है जो अपने डायामीटर के सराउंडिंग में रोटेट करी है. It will take the 1/4 mr square, that is mr square by 4. ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क जब वो अपने डायमीटर पर रिवॉल्व कर रही है. अगर यही आपकी डिस्क अपने परपेंडिकुलर एक्सिस पर करती तो इसका क्या होता, mr square by 2 होता. लेट डिस्कस सम अदर यूनिफॉर्म बॉडीज. राइट, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अपना ही परपेंडिकुलर प्लेन है, तब क्या होगा, सिंपल mr स्क्वायर होगा. अगर वही यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अपने डायमीटर के सराउंड्स में एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, तब उसका क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2 होगा. नाउ कम टू द सर्कुलर डिस्क. अगर वो यूनिफॉर्म डिस्क जो है वो परपेंडिकुलर है अपने प्लेन, राइट, अपने प्लेन के ही थ्रू द सेंटर पर ही वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तब क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2 होगा. जब वो ही आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क डायामीटर पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, तब उसका क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 4. ऑन द अदर हैंड अगर कोई सॉलिड स्फीयर बॉडी हो, कोई सॉलिड स्फीयर हो, तो वो डायामीटर के अराउंड उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन इट इज 2/5 mr स्क्वायर. अगर कोई होलो सिलेंडर हो, सिलेंड्रिकल शेप बॉडी हो, होलो सिलेंडर हो और एक्सिस ऑफ सिलेंडर उसका खुद का ही एक्सिस हो, दैट इज mr स्क्वायर. देखिए एग्जाम में यू हैव नो टाइम दैट यू हैव फाइंड दिस ऑल क्वांटिटीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इन सभी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एग्जाम में डिराइव करके उसी टाइम नहीं निकाल सकते. सो आपको कुछ फैक्चुअल डेटा याद ही रखना चाहिए कि किस किस पॉइंट का क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. राइट, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हाँ जी, चलिए. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? सी, हम अगर ग्रेविटी की बात करें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी अर्थ एक दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है, सो दैट वो पर्टिकुलर बॉडी उसके सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो जाए. ठीक है, वो जो पर्टिकुलर बॉडी जिसका मास है वो उसके सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, तो हम उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. राइट, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैसे तो ये इक्वेटर टू पोल्स जो ग्रेविटी है ना, वो चेंज होती रहती है, मतलब कम और ज्यादा होती है, लेकिन हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर ये ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होती है. राइट, दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सी, अगर आपकी इस ऑप्शन में 9.8 तो यहां पर भी लिखा है, लेकिन हमने इसको क्यों चूज करा, बिकॉज ऑफ द एसआई यूनिट्स. जो हमारे एसआई यूनिट्स होते हैं उसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही लेते हैं, तो इसलिए आप सेकंड ऑप्शन ही क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे, एसआई यूनिट्स को भी देखेंगे. क्लियर विद दिस पार्ट? चले, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो भी किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी बॉल को, किसी भी हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट को जिसका मास हो, जब आप उसे नीचे गिरते हैं फ्री फॉल की साइड पे, तब वो इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे धरती के ऊपर गिरता है. हाँ जी, जब आपको न्यूमेरिकल्स निकालने होते हैं तब आप 9.8 को क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, सो दैट आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए. चलिए अगला क्वेश्चन देखें. हाँ जी, बर्नौलीज प्रिंसिपल किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है? जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स पर आधारित है, जो कि हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसकी बात करता है? सी, जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है वो पर्टिकुलरली आपके जो फ्लूइड्स हैं उनके मोशन की, स्पीड ऑफ मोशन की बात करता है. ठीक है, किस प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है. राइट, अब आपको बताना है कि वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर आधारित है. हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह खाना खाया, यू गॉट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल, है ना, आपने जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी जो भी आपने खाया वो आपके एक प्रकार से शरीर में जाकर आपकी केमिकल एनर्जी बन गई। और जब आप काम कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, आपकी कहीं ना कहीं, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसी शॉप पर हैं, फॉर एग्जांपल कोई बस स्टैंड पे कूली का वर्क कर रहा है, तब वो मस्कुलर एनर्जी को यूज कर रहा है, राइट। सो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म की जा रही है। आप देखते हैं कि आप सारा दिन पढ़ रहे हैं, आप तब भी थक जाते हैं, जबकि आप तो बैठे थे, आप बैठे बैठे भी थक गए, बिकॉज यू यूज कहीं ना कहीं आपने अपनी इंटरनल एनर्जी को ही यूज करा है। इसलिए भी आप कई बार कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही बैठा था और मैं थक गया, बिकॉज एनर्जी इज जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, राइट। सो यहाँ पर जो आपका बर्नौली प्रिंसिपल है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये वर्क करता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻7 कूलम, जो लोकेट करता है 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर वो लोकेशन है उसकी, तो आपको पोटेंशियल निकालना है। मतलब यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल विच इज इक्वल टू द के चार्ज अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सप्रेशन। डिस्टेंस ऑफ सप्रेशन आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जिसे आप कन्वर्ट किस में कर लेंगे, मीटर्स में कर लेंगे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड हियर इफ द चार्ज की आपको वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻⁻7, राइट। आप r की वैल्यू पुट करेंगे एंड k इज द कांस्टेंट, k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर्स, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, v निकालनी है। यू हैव ऑल द वैल्यूज, यू पुट इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे एंड बट यू विल गेट 4.5 × 10⁻4 वॉट्स, ठीक है जी। आपके पास क्या मिल जाएगा, 4.5 × 10⁻4 वोल्ट्स, यू गेट द आंसर, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट के ऊपर जिसका चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻7 कूलम है। यस, विद दिस आपके दिसंबर 2022 में प्रीवियस ईयर में आए फिजिक्स के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर दिस आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को भी देख सके। थैंक यू, आई होप यू गेट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।